जीवा नमस्कार। मैं निधि खेमका, प्रेसिडेंट नोएडा जोन, स्वागत करती हूँ गवर्नर जी आभा जी का, जी रवि जी का, जी प्रवीण जी का, हमारे गवर्निंग बॉडी के सभी मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरी और हमारे प्यारे जीवा मेंबर्स का। सबसे प्रथम मैं आग्रह करती हूँ कि हम शुरुआत करें जीवा संकल्प से। कृपया अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं तरफ रखिए और मेरे साथ दोहराएं। आत्मनिर्भरता का सपना लिए, आत्मनिर्भरता का सपना लिए हम ग्लोबल इंडियन ये संकल्प लेते हैं कि हम अपनी चेष्टा अनुसार एक दूसरे को सक्षम बनाते हुए अपने जीवा उद्देश्यों को संपूर्ण करने के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। सभी सह सदस्यों का सम्मान करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे एवं सबके सपनों को सार्थक करने का प्रयत्न करेंगे। जीवा परिवार एक अभेद्य शक्ति है और इसके प्रति हमारा समर्पण सदैव अतुलनीय रहेगा। मैं प्रण लेती हूँ कि अपनी क्षमता, कौशल एवं कर्म निष्ठा का आवरण करते हुए जीवा के सभी कार्यों में अग्रिम रहूंगी। धन्यवाद। कभी आपने सोचा है, इतनी बड़ी दुनिया में हमेशा दो विकल्प, अपने या सपने। हमने बेशक अपनों को चुना, पर मन ही मन सपनों को भी बुना। अपनों के साथ खुलकर जिया, पर कभी ना भर पाए सपनों में रंग। आज खोलेंगे अपने जीवन का एक एक पन्ना जीवा संग। आइए करते हैं चाय पे चर्चा नोएडा जोन के साथ। आज हम मिलेंगे शुद्ध हिंदी भाषी और गहरे विचारों वाली मोनिका चौहान से, जो बात करेंगी हमारी अपनी प्रतिभाशाली और मधुर स्वभाव वाली अंजलि गुप्ता जी से। तो आइए जानते हैं अपने अपनों को थोड़ा और करीब से। इतनी बड़ी दुनिया ने हमेशा सिर्फ दो विकल्प दिए, अपने या सपने। मैंने बेशक अपने को चुना, पर मन ही मन दिल की उम्मीदों से सपनों को भी बुना। अपनों के साथ एक जीवन बीत गया, पर कभी न भर पाई सपनों में रंग। आज खोलूंगी अपने जीवन का एक एक पन्ना जीवा संग।
आइए करते हैं चाय पे चर्चा। जीवा। जीवा यानी जिंदगी। जिंदगी जो कहीं अधिकतर महिलाओं के भीतर कैद है। जिंदगी जो फड़फड़ाती है, छटपटाती है खुले आकाश में उड़ान भरने के लिए, लेकिन वो कैद है। कैद है रिश्तों में, फर्ज में, मजबूरी में, जैसी जाने कितने ही नामों में वो कैद है। जीवा वो आकाश है, जीवा वो सीढ़ी है जो आपको एक पहचान देगा, जहां जिस सीढ़ी से चढ़कर आप अपनी इन्हीं इच्छाओं को, इन्हीं क्षमताओं को, इन्हीं काबिलियतों को आप बढ़ बढ़कर उसको पूरा करेंगे और आकाश में खुले आकाश में एक उड़ान भरेंगे। नमस्कार, मैं मोनिका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मेरा सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम करने का मुझे अवसर प्रदान किया गया। चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा यानी मैं से हम तक का सफर जीवा के साथ। एक ऐसा मंच जहां हम सभी बारी बारी आके अपनी जिंदगी के ऊंचाव निचाव जितनी भी चुनौतियां हैं उससे बुनी हुई सफल कहानियों को साझा करेंगे और एक साथ मिलकर इस मंच को, चाय पे चर्चा मंच को सुशोभित करेंगे। तो देर न करते हुए मेरे दोस्तों, मैं आज स्वागत करना चाहूंगी तहे दिल से एक ऐसी शख्सियत का जिनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में डट कर सामना किया, हर चुनौतियों का सामना किया और ठान ली कि किसी भी हालत में मुझे वो पाना है जो मैं पाना चाहती हूं। तो स्वागत करते हैं। उनके लिए कुछ शब्द लिखे हैं, मैं आपको सुना। उसकी आंखों में एक चमक छुपी थी, उसकी आंखों में एक चमक छुपी थी, कुछ कर गुजरने की ललक छुपी थी। जमा धरातल पर रखकर पांव आसमां छू लेने की एक जिद छुपी थी। चुरा चुरा कर अपना ही वक्त अपने सपनों को बुनने की एक ललक छुपी थी। जी हाँ, तहे दिल से तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी अंजलि गुप्ता जी का। अंजलि जी, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर जो चाय पे चर्चा है। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी मोनिका जी, मुझे बहुत सौभाग्य मिला है कि मुझे आपके साथ बैठने का, गुफ्तगू करने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है मैम कि आप प्रतिभाशाली, इतनी प्रतिभाशाली हैं। आपका काम देख के मैं निशब्द थी और मुझे मौका मिला कि आपसे रूबरू मैं बात कर सकूं। तो सबसे पहले तो जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पे दबे दबे कोने में कुछ कुल्हड़ रखे हुए देख रही थी, उस पे नजर जाके मेरी टिक गई। क्या वो आप दिखाएंगी हमारे दर्शकों को? कितने खूबसूरत हैं वो। ये अरे वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत नाम। मैंने कहा कुल्हड़ की चाय है तो क्यों ना थोड़ा इसमें रंग भर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिना तो अधूरा है मैम। मैंने कलर नहीं किया, नहीं तो मैं आपकी जगह और आप मेरे जगह होते हैं कि ये मैं बिना रंग के लाई हुई, सीख के जाएंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी पूरी तैयारी से हूँ। अच्छा, ये मैम आपने कौन सा आर्ट बनाया है? ये जो आगे रखा है पीले वाले में, ये वर्ली आर्ट है। वर्मी वर्ली आर्ट है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र महाराष्ट्र का है, ट्राइबल आर्ट। ये हम स्टिक ड्राइंग से कनेक्टेड है। जो भी होते हैं, जितने भी फिगर्स हैं, सारे स्टिक ड्राइंग से बेस्ड हैं। इट्स अ वेरी सिंपल आर्ट। उनको कोई सिखाना नहीं पड़ा। ये जो लोग हैं वहाँ के आपस की नेचर और अपने फेस्टिवल्स, इन्हीं से प्रेरित हो गए ये ड्राइंग्स बनाते हैं। तो मैम स्टिक कौन सी यूज करते हैं आप इसमें जब ड्राइंग करते हैं? ड्राइंग मतलब वो स्टिक ड्राइंग कहते हैं, जिसमें डंडे जैसे फीट देते हैं। हम लोग फिगर्स में शेप्स नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उनको स्टिक ड्राइंग कहते हैं। ओके ओके, बहुत ही खूबसूरत है। और बाकी मैम वैसे ही किए हैं कि वो भी किसी से कनेक्टेड हैं? नहीं, थोड़े बहुत करे हैं। अच्छा अच्छा, जो बनी, मैंने कहा इतनी मेहनत भी करूं मैं और अरे पता चले कि चाय पी के रख दी साइड में और मेड ने उठा के कूड़े में डाल दिया। नहीं नहीं मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, यही कलाकारी है।
चलिए, बहुत बढ़िया मैम। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि प्रश्न उत्तरों का जो है सिलसिला अभी शुरू करते हैं, उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को कुछ दिखाना चाहूंगी, कुछ एक ऐसी झलकियां मैम की यादों की जो शायद मैम को भी अपने पुराने टाइम में, पुराने वक्त में जाके तरोताजा कर देंगी। बहुत ही खूबसूरत मैम। ये किस वक्त की झलकियां देखी हमने, मतलब कितने वर्ष की थी और क्या बताना चाहेंगी आप इस वक्त के बारे में मैम? ये मेरी जब मैं पैदा हुई थी तब की, उसी महीने की मेरी फोटोग्राफ है जी। जब डॉक्टर ने मम्मी को हाथ में बेबी दिया तो उन्होंने कहा था इसका नाम पिंकी रखना क्योंकि इसके गाल इतने गुलाबी हैं, तो मेरा जी। नाम वहां से पिंकी था। अच्छा। उसके बाद की जो फोटोग्राफ है वो आप देखेंगे डांस की, कथक डांस जो मैंने किया था, मैं 4 साल की थी। जब मैं 3 साल की थी तो मम्मी ने मेरे डंडा दे दे के उन्होंने जो मुझे क्लासेस सिखाई है, मैंने कथक और क्लासिकल में मतलब 3 साल की तब से शुरू कर दिया था। और मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस रविंद्र रंगशाला में कथक डांस की थी, जो आपने देखा था, मैं 4 साल की थी एंड स्टेज परफॉर्मेंस थी। मैम, मात्र 4 साल में आपने कथक और वोकल क्लासिकल सीखा है, शास्त्रीय संगीत? हाँ, शुरू कर दिया था, चाहे रो रो के सीखा लेकिन शुरू कर दिया। क्या बात है, बहुत कम उम्र होती है, बहुत छोटा बच्चा होता है। हाँ, लेकिन आजकल के टाइम में आप देखोगे 5 इयर्स के 4 साल के बच्चे भी जो टीवी में आप देखते हैं वो भी रिमार्केबल, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दैट इज मच मच बेटर। पर अपने टाइम में ये 4 साल की उम्र में करना बहुत बड़ी बात है। और क्या क्या किया मैम बचपन में? आपने कथक कर लिया 4 साल में, शास्त्रीय संगीत किया, उसके अलावा और कुछ बता बस रहे थे? साथ साथ ही मैंने स्विमिंग स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने। तो स्विमिंग के लिए भी हम तीनों भाई बहन एक साथ जाते थे स्विमिंग के लिए। उसके लिए भी मम्मी ने हमें प्रेरित करने के लिए सबसे पहले खुद स्विमिंग पूल में गई कि उनको डर ना लगे बच्चों को। तो अच्छा। पहले मम्मी अंदर पानी में गई हैं और फिर हम सब अंदर स्विमिंग करने के लिए गए हैं। और साथ साथ मैंने जो मेरे दोनों भाई थे वो हम घर पे तबला सीखते थे, ढोलक सीखते थे, फ्लूट सीखते थे, गिटार सीखते थे। तो इन भाइयों के साथ भी मैंने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स सीखे हैं। तो जब मैंने क्लासिकल मतलब म्यूजिक सीखा है तो सारे इंस्ट्रूमेंट साथ साथ ही मुझे सीखने का मौका मिला। पर हर छुट्टियों में जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी 2 महीने की, तो वहीं पर पास में एक स्कूल होता था, वहाँ पे समर क्लासेस होती थी। उसके लिए कभी कुकिंग के लिए, कभी निटिंग के लिए, कभी क्रोशिया के लिए, तो कभी बेकिंग, आइसक्रीम मेकिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, हर छुट्टी में बस वही हमें पता था कि अब वहीं जाना है हमें। तो मैम, कहीं ना कहीं ठीक है, कहना भी ठीक होगा कि जिस चीज की नींव अच्छी पड़ी हो, क्योंकि आपने जैसे कहा आपकी माता जी ने आपका बहुत सहयोग दिया और सिखाने से पहले खुद भी डुबकी लगा दी, तो बहुत बड़ी बात है, उस समय की बात है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेरित करता है बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो यही सब चीजें मुझे लाइफ में और स्कूल में काम आई। जैसे स्विमिंग हम सीख रहे थे, उस टाइम में गर्ल्स इतना स्विमिंग नहीं सीखती थी। तो जब स्विमिंग कंपटीशन हुआ तो फर्स्ट 3 के अंदर मैं अपनी विनर थे स्कूल के अंदर। क्या तो बात है। तो यही है, टेबल टेनिस भाई के लोग सीखते थे दोनों, और घर पे टेबल टेनिस की टेबल लगा रखी थी तो सारे फ्रेंड्स सीखने आते, तो मैं अपने कॉलेज के अंदर टेबल टेनिस चैंपियन थी। तो ये सब चीजें, आप स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, कोई चीज ऐसी गेम नहीं छोड़ी जो अपने साथ मैंने नहीं खेली। तो स्पोर्ट्स, आर्ट और सारी एक्टिविटीज मैं बचपन से ही करती गई। मैम, कभी कभी चीजें निशब्द कर देती हैं आपको कि बचपन में, उस समय में आपने कितनी चीजें इकट्ठी करी और प्रतिभाशाली हुई, और मेरे ख्याल से वही नींव पड़ती है बच्चे की, जो वो ऊपर जाकर एक उम्र में वही जो नींव पड़ गई उसी से बिल्डिंग बनती है। और देखिए आज खूबसूरत, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैम, एक मेरे पास पिक्चर है, एक आपकी यादों का एक पिटारे में से एक और मैंने छोटी सी एक तस्वीर निकाली है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। ये मैम मेरे ख्याल से स्कूल की है आपकी।
हाँ जी। हाँ, तो ये आपको टाइटल मिला था, इसके बारे में कुछ बताएंगे मैम? लाइव वायर ऑफ द स्कूल। या मैं स्प्रिंगडील स्कूल से हूँ, पूसा रोड। जी। एंड सारे स्कूल में आई वाज द मोस्ट पॉपुलर कि ये लाफिंग गैस ऑफ द स्कूल है, मतलब जब देखो कहीं भी खड़े होके कहीं भी हंस सकती थी, एंड नॉन स्टॉप। मतलब नॉटी स्टूडेंट्स में तो थे ही हम, ये नहीं है कि मैं बहुत सिंपल और होती बहुत पनिशमेंट्स मिली है, मतलब स्टेज पे पीछे लास्ट चेयर पे खड़े भी हुए हैं, स्टेज बैक भी करना पड़ा पनिशमेंट के लिए, बट फिर भी स्कूल का टाइटल मेरा लाइव वायर एंड लाफिंग गैस ऑफ द स्कूल था। एवरीबॉडी न्यू कि अंजलि को कभी भी हंसाना हो या अंजलि सबको हंसा सकती है, कहीं भी खड़े हुए कहीं, और अगर हंसना शुरू कर दिया तो एंडलेस, मतलब 5-6 मिनट के लिए तो रोक नहीं सकता उसको। वो अभी भी यही है, अगर कोई हंसा दे तो वो इतनी इन्फेक्शियस लाफ है कि वो बच्चे भी मेरे कहते हैं मम्मी को एक बार छेड़ने की बात है, बस फिर वीडियो बनाते हैं वो कि देखना मम्मी को। मैम ये तो थेरेपी है, हंसना सबके बस की बात नहीं है। ये मुस्कुराहट है कि ये जो अंदर प्रतिभा होती है वो आपके ऊपर भी कैसे आती है, ये तो एक कला है। और आजकल की समय में भाग दौड़ की जिंदगी में तो कहीं ना कहीं प्रतिभा है कि हम थेरेपी करते हैं हंस के। तो बहुत बहुत ही खूबसूरत। मैम मैंने ये देखा था कि आपका जो मैंने पीछे सर्च मारी आपकी जीवन शैली में पीछे, तो आपने बड़े होते होते इंटीरियर डिजाइनिंग में कदम रखा। तो मैम वो क्या एक्सपीरियंस था आपका इंटीरियर डिजाइनिंग में? मैं आपसे उत्तर चाहने से पहले एक बार आपको ये दिखाना चाहूंगी। ये किस सन की बात है मैम? और ये शायद इंटीरियर डिजाइनिंग के ये जो पिटारा है उसमें से इंटीरियर डिजाइनिंग की कुछ क्लिपिंग्स निकाली है हमने। तो ये कैसे रुक किया कि आप बचपन में आपने कथक करा, फिर वोकल क्लासिकल में आए, फिर स्विमिंग भी आए, फिर स्पोर्ट्स में भी आए, और करते करते ये बिल्कुल रुक बदल के आपने इंटीरियर डिजाइनिंग का रुख कैसे किया मैम? मेरे डैडी वो थे एन आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर। जी। तो ये हमारी फैमिली में ही था कि रोज मैं उनको देखती थी शीट्स बनाते हुए, सारे टाइम डिस्कशंस, आर्किटेक्ट्स आते थे घर में, एंड टाउन मतलब यही टॉपिक ऑफ डिस्कशंस होता था। एंड जब काम करते हुए देखते थे, मॉडल्स बनते थे, तो इतने ज्यादा प्रेरित होते थे, मुझे हर बार उनके साथ बैठना अच्छा लगता था। तो जैसे उन्होंने रोहिणी भी मेरे डैडी ने ही डिजाइन किया है, तो उनके साथ हम जाते थे, उनकी जब वो बिल्कुल जंगल था तब उनके साथ जा जाके हम देखते थे, तब की बात है। तो उनकी शीट्स, उनका काम सब देख के मुझे प्रेरित मिला कि मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करना है। तो मैं 12th के बाद आई डिड इंटीरियर डिजाइनिंग, एंड ग्रेजुएशन मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना 3 साल ग्रेजुएशन में वेस्ट करूं एंड फिर इंटीरियर डिजाइनिंग करूं। तो तीनों मेरे 3 साल के अंदर दोनों चीजें हो गई थी। जबकि हमारे स्कूल में देयर वाज नोबडी, मतलब प्रोफेशनल, इसमें सारी फ्रेंड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी। आई वाज द ओनली वन जिसने इंटीरियर डिजाइनिंग अपने उसमें प्रोफेशन यूज करा, मतलब आगे मैम बढ़ा। ये इंटीरियर डिजाइनिंग का कैसा अनुभव रहा? उसके बाद भी आपने कोई नौकरी, शादी से पहले कुछ ऐसा अनुभव रहा जो आपने प्रोफेशनल इसको लिया हो? Anjali ji, unmute yourself. जब मेरा छोटा भाई मुझे देखता था शीट्स बनाते हुए, वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, उसने अपने बंद करी सारी बुक्स, उसने कहा नहीं मुझे भी आर्किटेक्चर या इसी फील्ड में जाना है, और उसने फिर आर्किटेक्चर मास्टर्स इन आर्किटेक्चर किया। एंड कॉलेज में आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इंटीरियर डिजाइनिंग में। हमारा अपना गैंग था, हम पांचों के पांचों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ थे। एंड वहाँ पे भी वही नॉटी ने सब कुछ करते हुए भी हमने एक्सेल किया अपना इंटीरियर डिजाइनिंग में। मुझे थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट वो मिल गया, क्योंकि फादर मेरे आर्किटेक्ट थे, तो थोड़ी गाइडेंस अच्छी मिली, एंड शीट्स मेरी काफी, प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी होती थी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता था कि कैसे इस पे काम करना है एंड ऑल द शीट्स। सो इसलिए आई वाज वन ऑफ द वेरी गुड स्टूडेंट्स। जॉब करने के लिए मैंने 6 मंथ्स का अपना इंटर्नशिप करी थी, वो भी मैंने करी। एंड फ्रॉम करोल बाग टू ग्रीन पार्क मैं ऑफिस ज्वाइन किया था तब। एंड साथ साथ ही मतलब कॉलेज खत्म होते ही पता नहीं क्या लगा कि मुझे एक बुटीक भी खोलना है। अच्छा। फैशन डिजाइनिंग के मतलब एक बुटीक भी स्टार्ट करा बाय द नेम ऑफ माँ बेटी बुटीक। मम्मी अरे वाह। बुटीक चलाते थे।
तो मैं अपने जॉब की मतलब जाने के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग जाने के लिए पहले टेलर को पूरा सारा बता के जाती थी, एंड आई यूज्ड टू गो फॉर ऑफिस, एंड वहां से आने के बाद सारा काम उनसे देख के पूरा समझती थी। So I was doing two dual work in interior designing भी मैं कर रही थी, and I was doing my fashion designing also practical. बहुत ही खूबसूरत मैम। मतलब ये कुछ चीजें तो मुझे भी नहीं मालूम थी, आपसे चर्चा तो हुई थी कि कुछ चीजें निकल के इंटरव्यू में रूबरू होकर निकल आ रही है। और मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों को सुनकर कि प्रतिभा तो देखिए सब में होती है, लेकिन लगन किसमें है कि उस प्रतिभा को हम बाहर निकाल पाए। अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, माता पिता को देख के अंजलि जी ने जिस तरह से अपने आप को बुना है, अपनी जिंदगी को आगे उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी के, और इतना ज्यादा उनमें जो आर्ट घुसा पड़ा है, मतलब उन्होंने सीखा है, वो बहुत ही मैम नमन है आपको, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अच्छा मैम, एक जहन में सवाल। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ये सारे इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स से ही मिली। उन्होंने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करा। जब मैंने कहा कि बुटीक स्टार्ट करना है, तो एकदम ही सब कुछ, मतलब ये नहीं था कि अब इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा या मुझे जॉब करनी है। तो गाड़ी भी मतलब उन्होंने प्रोवाइड कर दी कि चलो जाना है, ऑफिस जाना है, कुछ करना है, तो फैसिलिटीज मिलती रही, प्रोत्साहन मुझे घर से मिलता रहा। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग लेडी बचपन से। मैम ये आपको प्रोत्साहन इसलिए मिला क्योंकि आप में काबिलियत थी। हम भी जब माँ बाप को पता होता है हमारा बच्चा वो काबिलियत रखता है, तो वो जरूर सपोर्ट करते हैं अधिकतर पेरेंट्स, और आपको उसका सहारा मिला। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस तरह का परिवार मिला और प्रोत्साहन मिला। मैम, मेरे डैडी ने मुझे मेरे बर्थ मतलब पैदा होने के बाद ही कहा था कि आप मतलब शी इज वेरी लकी फॉर अस। उनके पास भी जो पहली गाड़ी आई, सब कुछ आया, मतलब लगता है ना, वो जब बातें बताते हैं कि जब इसके होने के बाद ही हमने राइज किया है। तो आई फील कि मतलब चलो अच्छी बात है। लड़की को इतनी प्रायोरिटी देना बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये सौभाग्य है मैम। और मैम, जहन में अभी यही बात कर रही थी मैं, जहन में बात करते करते एक सवाल उमड़ता है जब हम महिलाएं एक दूसरे से बात करती हैं कि सभी महिलाओं के जीवन में एक बदलाव आता है, और वो बदलाव शायद कहीं ना कहीं एक पड़ाव ऐसा आता है जो शादी का होता है। तो वो जीवन का ऐसा पड़ाव होता है जहां आप माँ बाप से भी अलग हो जाते हैं और एक नए परिवार में जुड़ जाते हैं। और नए परिवार में जुड़ जाने के बाद कई तरह के हमें आप कह सकते हैं कि बदलाव आप फेस करते हैं, आप चैलेंजेस करते हैं फेस। तो उसमें आपने अपने ख्वाबों को बुना, ये जरूर सुनना चाहेंगे आपसे, कैसे बुना? देखिए, मेरी शादी 1990 में हुई थी, when I was 22। 22 में आजकल की कोई लड़की शादी करने तैयार नहीं है, और 22 में हमारे पेरेंट्स को लगता था कि इतनी बड़ी हो गई है कि इसकी शादी नहीं हो रही जी। अब ये एज थी जी। तो आप बिलीव करिए कि मतलब मेरी शादी और मेरी डेट ऑफ बर्थ सेम है। मतलब 28 अप्रैल को ही मेरी शादी हुई थी, एंड 28 अप्रैल को ही मेरा बर्थडे है जी। एंड मेरे घर का नंबर 28 है। अच्छा। ये एंड एक और हमारा है, वो भी 28 है। मेरे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी 28 है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन माय लाइफ ऑन 28 ओनली। तो 28 मेरा बहुत लकी नंबर है। एंड मुझे पहले फर्स्ट बेबी हो गया था, एंड फिर तो लाइफ आपकी बिल्कुल टर्न कर जाती है। आप बच्चे, फैमिली, इन लॉज, इन्हीं में आप जुड़ जाते हैं। एंड कब टाइम निकल गया, 2 बच्चे हो गए 94 तक, मतलब ऐसे पता ही नहीं चला कि कैसे आप इसमें होते गए। कहीं ना कहीं मैं अपना स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सब कुछ पीछे छोड़ गई थी, एंड फैमिली में ही हो गई थी। मतलब उन लोगों से भी बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि बस बच्चे, फैमिली, घर, खाना पीना, इन चीजों में ही लगे रहते थे। तो ये मुझे 4-5 साल के बाद रियलाइज करा कि मतलब ये मैं कुछ अपना जो चीज मैं हूँ वो तो मैं अपनी भूलती ही चली जा रही हूँ। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, उनको भी मैंने उसी तरीके से पालना शुरू करा जैसे मैं खुद पली थी, कि सब कुछ जी। सिर्फ उनको सारी एक्टिविटीज, टेबल टेनिस, स्विमिंग, उनको भी लॉन टेनिस, सब कुछ सीखने के लिए मैं लेके जाती थी। पर मुझे यही था, किसी चीज में तो इंटरेस्ट, तो इसलिए मैं आगे चलती चली गई। 93 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि घर में देयर वाज अ बिग डिफिकल्टी, अटैकिंग हुई हमारे घर के अंदर। अच्छा। मैं घर में अकेली रहती थी, ऊपर नीचे कोई नहीं था, ऊपर टेनेंट्स थे, एंड इन लॉ शिफ्ट कर रहे थे। तो मैं बाथरूम में बस नहा के बाहर ही निकल रही थी कि 4 लड़के घर के अंदर घुस गए, मुझे पता भी नहीं चला।
मुझे रिफ्लेक्शन से तो लगी थी कि कोई है, पर व्हेन आई ओपन माय बाथरूम डोर, चारों अंदर बाथरूम के अंदर आ गए थे। मेरा बाल खींच के मुझे दीवार से मार के मुझे नीचे गिरा दिया। उनके हाथ में गन थी, उनके हाथ में क्रे बैंडेज थी, सब कुछ था। दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि बेल मार के वो घर के अंदर घुसेंगे। पर उनको दरवाजा खुला मिला, बाथरूम मिला उनको, मेरी अलमारी वहीं खुली मिली, चाबी वहीं थी, सब कुछ उन्होंने निकाल लिया था उसमें पूरा बॉक्स। एंड कट इट शॉर्ट, मतलब मुझे उनके साथ लड़ना पड़ा। उन्होंने मुझे, मेरा मुंह बंद करा तो मुझे उनको काटा, मैंने उनको, तो उन्होंने कहा ये काटती है, उन्होंने गन चलाई। आप सोचिए ना, गन चलाई, लेकिन वो गन उनकी चली नहीं थी, वो देसी कट्टा था, तो उन्होंने मुझे इधर फोरहेड पे मारा, तो आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। पर मैं इतनी जोर से चिल्ला के आई रिवोल्टेड कि जो हमारे टेनेंट्स थे उन्होंने सुन लिया। तो उन्होंने मेरे इन-लॉज को नीचे जाके बोला कि अंजलि की चीखने की आवाज आई है, तो उनको लगा कि वो नहाने गई है, तो शायद मे बी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। हल्का सीधा ही रख। शिखा प्लीज चेक, शायद कोई तकनीकी दिक्कत आई है। I think अंजलि जी लॉग आउट हो गई हैं। मैं सभी को बताना चाहूंगी किसी तकनीकी परेशानी की वजह से 2 मिनट के लिए हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था वो होल्ड पे गया है, माफी चाहेंगे। चलिए, जब तक कोशिश हो रही है कि मैम को वापस लाएं, मैं अभी यही बताना चाहूंगी कि जितनी चर्चा अभी तक हमने की है इन मैम से, अंजलि जी से, मेरे ख्याल से बहुत प्रेरित करती हैं, क्योंकि जिंदगी में अभी जैसे वो अपना अनुभव साझा कर रही थी कि बाथरूम में 4 लोग कट्टा लेके घुस गए, और किस तरह से, अगर कोई आम हो, मैं अपनी ही बात करूं तो एक बार को तो हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को छोड़ देंगे, हाथ छोड़ देंगे, पैर छोड़ देंगे कि चलिए जी, जो आदमी ने कट्टा मारा उन्होंने पूरी हिम्मत रख के काटा और शोर मचाया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसी प्रतिभा, मतलब इस तरह की हिम्मत रखने वाली कुछ ही महिलाएं होती हैं जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं, देखिए अंदर का जो होता है ना, अंदर जो है आपके, वो बाहर किसी तरीके से निकलेगा। वो जरूरी नहीं है कि आप कलाकार हैं तो कलाकार की तरफ से निकलेगा, कभी कभी इसे भी हमारे जीवन में इंसिडेंट्स हो जाते हैं जब हम लोग फंसते हैं और तब हमें पता चलता है। ऐसे ही जब उन्होंने अपने स्कूल का बताया, आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैसे उनकी जिंदगी शुरुआत हुई और कहाँ अपना स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते हुए वो कहाँ तक ले आई, किस परिवार से वो बिलोंग कर रही हैं, उनकी माताजी ने कितना सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं ऐसे लोग। और आप आगे भी देखेंगे, अभी जब चर्चा आगे चलेगी, जहां तक मैंने अनुभव किया अंजलि जी का, अंजलि जी एक ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार हैं जिनको आप नमन करेंगे आखिरी में। मतलब ऐसे लोग जो अपनी नहीं भूलते, अपना कार्य नहीं भूलते। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि अंजलि जी से जब चर्चा चल रही थी इस इंटरव्यू के से पहले, जब मैंने उनसे एक बार गुफ्तगू करी, तब उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मुझे बताए कि मैं निशब्द थी। उन्होंने बोला कि भाई मैं वक्त अपना कैसे निकालती थी। मैंने कहा वक्त कैसे आप निकालती हैं? तो उन्होंने कहा मैंने किसी का वक्त ही नहीं चुराया, मैंने किसी का वक्त नहीं चुराया, मैंने अपना ही वक्त कम कर लिया। तो अभी जो आगे चर्चा चलेगी उसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ऐसे पल उनकी जिंदगी में आए जो हमें बहुत प्रेरित करते हैं। शिखा, हो पा रहा है? हाँ जी, मैं आई स्टार्टेड विद माय फोन। बिल्कुल, कोई बात नहीं मैम, हम इंतजार में हैं, हम बिल्कुल आपके लिए तहे दिल से बैठे हैं और आपको सुनने के लिए। मैं आप ही की बातें कर रही थी अभी, तो आप कहीं आप दिख नहीं रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बातों में मैंने आपको यही रखा हुआ था। और सब लोग, मैं चेहरे देख पा रही हूँ, सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे और शायद इंतजार में है कि आप और अपने जीवन के बारे में क्या साझा करना चाहेंगी। तो मैम, आप बता रही थी अपने शादी के दिनों के बाद का जो आपका अनुभव रहा, वो इंसिडेंट रहा, तो आपने फिर आप चीखने के बाद वो लोग भागे, फिर उनको पकड़ा गया था, सब कुछ हो गया था। एंड उनमें से एक जने ने ज्वेलरी जो थी वो हमारे नेबर के यहाँ फेंक के चले गए थे। तो बाय इवनिंग सारे के सारे अरेस्ट हो गए थे।
फिर लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मेरा अच्छा नहीं रहा उनके साथ, क्योंकि डर बैठ गया था। और फिर उसके बाद जब मैं चोट लगने के बाद एम्स गई, वहां से जब वापस आई तो 15-20 पुलिस वालों को देख के ड्राइंग रूम में वैसी दहशत हो जाए। एंड फिर मुझे अगले दिन वो तिहाड़ जेल लेके गए। तो सारी जिंदगी हर चीज, मतलब तिहाड़ जेल ऐसे नहीं गए, ऐसे तो हुआ है, ऐसे गए। पर मैम मैं पूछना चाहूंगी, जब आपके बाथरूम में वो घुसे तो आपको कहीं अंदर से डर नहीं लगा? क्योंकि आम हम लोग अपने बारे में भी सोचे तो एक बार को हम हाथ पैर छोड़ देंगे, इतने लोगों कट्टा देख के आपको, तो वो हिम्मत है आपकी। वो तो हिम्मत जुटानी पड़ी मुझे लगा या तो भगवान का नाम लूं या पहले लड़ लूं। अब भगवान का नाम लेती तो टाइम लग जाता, मैंने कहा खुद ही लड़ लूं, तो काटा। वो करा। मैम वही बात हो गई कि भगवान को बुलाओगे वो तैयार होगी, जब तक आएंगे तब तक तो दूसरा आदमी काम करके चला जाएगा। भगवान रेस्ट मोड पे हुए तो वो तो कहेंगे अभी तो मैं सो रहा हूँ। अच्छा अंजलि जी, मैं विनती करना चाहूंगी आपका लैपटॉप थोड़ा सा नीचे कीजिए, मैं और आपको देखना चाहूंगी थोड़ा सा। अरे वाह, ठीक है। हाँ आपकी साड़ी भी बहुत खूबसूरत लग रही है, तो मेरे को आपकी शक्ल के अलावा आपकी साड़ी भी देखनी है, थोड़ा और कर लीजिए। हाँ जी, अब ठीक है। बहुत, हाँ अभी बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। साड़ी पे भी मैंने पेंट करी है। मैं वही मेरी नजर जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो साड़ी मैम ऐसा हो सकता है आप जैसे कलाकार ऐसे हों कि साड़ी ना वो वाली पहने। चलिए इस पे भी चर्चा करेंगे, नहीं तो पता चले इंटरव्यू का मजा किरकिरा होगा, सारे क्वेश्चन पहले निकल आएंगे। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे, हाँ आपकी शादी की बात चल रही थी, तो मैम आपने वक्त कैसे निकाला, मतलब जो आप वहां पे बता रहे थे? मैंने 5-6 साल तो ऐसे ही निकल गए। मैं आपको बता रही थी ना कि बच्चे बड़े करते करते, एंड उसमें क्या होता था, एडजस्टमेंट, टॉलरेंस, पेशेंस, लाइफ के तो 5-6 साल 10 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं खोती चली जा रही हूँ। जो मैंने इतना कुछ सीखा, मैं कुछ अपने आप को वो नहीं कर पा रही थी। जब मुझे टाइम अपने लिए खाली मिलता था, मुझे लगता था कि शायद मैंने कुछ करा ही नहीं है लाइफ में। इतना कुछ मैंने पढ़ाई करी, सब कुछ करा, एंड कहा आई एम जस्ट वेस्टिंग माय लाइफ इसी काम के लिए। तो घर से बाहर निकलना, जॉब करने जाना, तो इट वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि बच्चों को जरूरत थी, अभी छोटे थे, एंड फैमिली को भी आदत पड़ गई थी कि घर में जब भी कोई ऑफिस से आएगा या स्कूल से आएगा, एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड कि मैं घर पर रहूंगी। तो मैंने सोचा कि कुछ घर से ही करा जाए, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके छोटे छोटे कोर्सेज, क्योंकि अब 6-7-8 इयर्स में मैं बहुत पीछे चली गई थी वर्ल्ड दुनिया से। दुनिया इतनी आगे निकल गई थी कंप्यूटर एज में, जो हमने सीखा उससे आगे 8 साल में आप सोचो ना, कुछ नहीं कर रहे होगे तो पीछे चले जाते हो। तो फिर मैंने आपको अपग्रेड करने के लिए और चीजें देखी कि व्हाट इज न्यू, मतलब पेंटिंग्स में, क्राफ्ट में। फिर मैं छोटे छोटे कोर्सेज अपने आप को सीखती रही, मैं करती रही। और ये सारे कोर्सेज मैं कुछ किसी को बता के नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे अपना टाइम खुद निकालना जाता था। तो मैं अपनी क्लासेस के लिए निकल जाती। सबको पता था कि अगर गाड़ी खड़ी है तो अंजलि घर में है, अगर गाड़ी नहीं है तो मतलब अंजलि गायब है। तो मैं गाड़ी तो गेट पे खड़ी रहती थी, तो मैं बैल्कनी से कूद के साइड वाले घर से निकल के ऑटो में चली जाती थी। तो मैं अपना 1-2 घंटे क्लास करके घर आ जाती थी, वहीं से वापस। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जब बच्चों का स्कूल का टाइम होता था, मैं अपना टाइम ऐसे वक्त चुराती थी कि चलो घर का खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया, आई कैन गो। अगर 11 to 1 क्लास है तो 10:30 तक सारा काम फिनिश करके, कूद काट के सब कुछ करके वापस बैक होम। एंड लकीली उस टाइम मोबाइल्स नहीं होते, लैंडलाइन की प्रॉब्लम थी, लैंडलाइन होते थे ना। तो मुझे लगा जब मोबाइल्स आ गए कि लैंडलाइन हटाना सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक क्रॉस चेक कर सकते थे कि आप घर में हो या नहीं हो। तो मैंने तो कहा ये लैंडलाइन करना क्या है, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि मोबाइल है ना, सारे टाइम तो मोबाइल मेरे पास होता है, मैं मोबाइल सुनूंगी। तो मैं कहीं पे भी होती थी, मार्केट में या क्लास में, तो मैं घर में ही होती थी। तो मतलब आपकी गाड़ी देख के आपके घर वालों को लगता था कि आप अंदर हैं, लेकिन आप खिड़की के द्वारा जाके अपने सपने पूरे करके आ जाके अपना घर पे बिल्कुल चैन से कि जी अंजलि जी तो घर पे हैं। हाँ जी, अभी कुछ साल पहले मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स ने मुझे लंच पे इनवाइट किया। उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं था, पर मैंने उनको मैसेज कर दिया कि आई एम विद माय इन लॉज एंड माय, मतलब आई कांट कम, आई कांट इवन टॉक। उनको लगा ये अंजलि की लैंग्वेज नहीं है, अंजलि नहीं है ये, शी कैन नॉट अवॉइड। तो उन्होंने क्या करा, लंच करके वो मेरे घर ही आ गए। कहते इसको देख के पाए, इसको हुआ क्या है। उन्होंने बेल मारी, मुझे पता था वो बाहर हैं, पर मेरे आई वाज नॉट इन अ गुड मूड, मतलब कुछ उदास सी थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। मैंने सोचा था कि नहीं जाऊंगी, पर मैं सोफे पे बैठी रही, वेट करती रही वो जाएंगी, पर वो भी इतनी ढीठ है, वो नहीं गई। उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि अंजलि कहाँ है, कहते गाड़ी खड़ी है। कहते वो घर में ही होगी।
फिर वो नीचे मेरी मदर इन लॉ के पास गई, उन्होंने भी कहा गाड़ी खड़ी है। तो मतलब गाड़ी होना नहीं होना उनका अंजलि घर पर ही होगी। फिर उनका अच्छा ही तो अंजलि घर पर ही है। एंड दे वेटेड फॉर 45 मिनट्स, जब तक मैंने दरवाजा नहीं खोला वो नहीं गई। मैम रूपाली जी आपसे पूछ रही हैं बीच में कि क्या आप कभी पकड़ी नहीं गई, कैसा कभी तो ऐसा मौका होगा जब किसी ने पकड़ा होगा आपको? नहीं। नहीं? आई वाज वेरी स्मार्ट। मुझे चलिए सबके टाइमिंग्स पता थे। आज इंटरव्यू में ये तो मैं भी सीख के जाऊंगी, गाड़ी खड़ी है इसका मतलब मैं अंदर हूँ, और पर मैं तो 18वीं मंजिल में रहती हूँ मैडम, मैं कूद नहीं पाऊंगी। नहीं, अगर पकड़ी भी गई तो मेरे पास बहाने हमेशा रेडी होते थे। अरे वाह। यहाँ गई थी, वहां गई थी। मैंने कभी इतना डिस्क्लोज नहीं करा कि मैंने क्लासेस ले रही हूँ। मैंने तो, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो अपना फाइन आर्ट्स का कोर्स पूरा 1 साल का, वो भी मैंने बिना बताए किया। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड जब कॉन्वोकेशन के लिए गई स्टेज पे, जब मैं अपना सर्टिफिकेट लेने गई, तब उनको शौक लगा कि तुम कहाँ जा रही हो स्टेज के ऊपर। आई सेड ये सर्टिफिकेट लेने जा रही हूँ। तो फाइन आर्ट्स का कोर्स मैंने बिना बताए किसी को कर लिया। मतलब आपके पतिदेव को भी नहीं मालूम था सर को कि आप फाइन आर्ट्स कर रहे हैं, और कॉन्वोकेशन में आपको उनको पता चला कि आपने ये कर भी लिया? हाँ, मैंने कहा चलो ले जाती हूँ, इधर तो ले ही जाती हूँ। अरे वाह। अच्छा मैम, आपने एक चर्चा के दौरान मुझसे एक अनुभव आपने साझा किया था कि आप अपना वक्त कैसे निकालती थी। मैंने जब आपसे पूछा, और मैं अभी दोबारा सभी दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगी कि आप भी सुनिएगा सभी, कि आप कैसे समय निकालती थी जब सारा दिन, क्योंकि औरत की तो जिंदगी ऐसी है भाई, सुबह नाश्ता है, लंच है, डिनर है, तो फिर ऐसे में आप कलाकारी के लिए तो बहुत वक्त चाहिए होता है, तो ऐसे में आप कैसे करते थे? देखिए, मैं एक अर्ली राइजर हूँ, तो 3:30 या 4 बजे ऐसे मतलब मैं नॉर्मली उठ जाती हूँ। तो जो मुझे वक्त वैसे नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि मैं इस टाइम अपना काम पूरा कर लेती हूँ। तो 3:30 उठ के मैंने जितने भी, एक तो ना माइंड पूरे दिन की प्लानिंग हो जाती थी। आज मुझे मालूम है कि मुझे 12 बजे कहीं जाना है, तो मेरी सुबह से ही प्लानिंग शुरू हो जाती थी। तो मैं अगर कोई शीट्स करनी थी कॉलेज की भी, तो मैं वो भी पूरी कर लेती थी। और अगर खाना बनाना है तो उसकी प्लानिंग रात को भी थोड़ी बहुत कर ली, सुबह भी कर ली। एंड किसी को बताती नहीं थी कि फ्रिज में मैंने बना के रख दिया है, वो तो गरम गरम उसी टाइम परोसते थे। तो मैंने वो 3 to 7 जब तक कोई उठता था, तो अपना सारा काम जैसे होता है ना, कॉलेज का भी या पेंटिंग्स का भी या कुछ भी क्राफ्ट का भी, या कुछ ऑनलाइन कुछ सीखना है, कुछ करना है, वो भी मैंने उसी टाइम करती थी। या अगर मुझे सुबह नहीं मिलता टाइम, तो जैसे सब सो जाते थे 10:30, जल्दी सो जाते थे हस्बैंड, तो इधर आके मैं 10 to 3 मतलब रात को 2-3 बजे तक काम कर लेती थी। लेकिन मैंने कभी डिस्टर्ब ऐसे नहीं करा, सबके सोने के बाद काम किया या सबके उठने से पहले काम किया। तो मैंने अपनी लाइफ में किसी को डिस्टर्ब नहीं करा, किसी को मैंने कभी नहीं सोचा कि उठा दो सोते हुए को, जो सो रहा है अच्छा शांति से सो रहा है, उसको सोने दिया और अपना काम कर। मैंने शुरुआत में आपके लिए कविता लिखी थी, उसमें मैंने अभी दर्शकों को वही मैं केंद्र बिंदु बना के बताना चाहूंगी। मैंने ये लिखा है कि चुरा चुरा कर अपना ही वक्त अपने सपनों को पूरा करने की जिद जो थी वो अंजलि जी की थी। तो उन्होंने अपना वक्त ही चुराया, ऐसा नहीं कि अपनी ड्यूटीज या अपनी कुछ और चीजें कर दी हों, लेकिन अपना ही वक्त उन्होंने चुराया, चाहे वो सुबह का था चाहे शाम का। और मैं कहना चाहूंगी हर महिला, हम सभी जितने भी यहाँ एकत्रित हैं, हम सब महिलाओं की जिंदगी में हैं, और अधिकतर मैं अपने आप को भी कहूंगी कि हम भी बहाने ढूंढते हैं कि भाई हम इसलिए नहीं कर पा रहे, इस पर नहीं कर पा रहे। लेकिन मैम नमन है आपको कि आपने अपनी जिंदगी की, और बहुत प्रेरणा स्रोत है आप, कि इस तरह से आपने अपनी कामयाबी की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, लाइफ तो मैंने पूरी एंजॉय करी है, मतलब एंजॉय मतलब स्ट्रेस भी था, सब कुछ था, घर फैमिली सब कुछ देखना, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, उनके साथ घूमना फिरना, किट्टीज, और मतलब फिर भी बैलेंस लाइफ बनाना, उसको करना, वो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरी इस चीज के लिए, कि सब कुछ सीखती भी रहूं। एंड मैंने किसी को बताया नहीं कि सारे मैं कोर्सेज कर रही हूँ, अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ। मुझे बस लगा कि चलो ये अपने आप को, तो क्योंकि मुझे बचपन से आदत थी ना सीखने की, वो लगता था जैसे कि बिल्कुल खाली दिमाग, शैतान का दिमाग, जी ये जी ना हो जी जाए। जी, बहुत बढ़िया। मैम आप जो क्लासेस लेते हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उत्सुकता सबके मन में है कि जो क्लासेस लेते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे, कि आप कितने उम्र के बच्चों से कितने उम्र तक के बच्चों को कलाकारी सिखाते हैं? और देखिए, मैंने अपना हाँ, बताइए बताइए मैम। मैंने अपना मतलब सोचिए कि नेक्स्ट पढ़ाओ 1990 के बाद 2000 में मैंने शुरू करा अपना ये करना। मतलब बच्चे मेरे 10 साल के हो गए थे, 9 से 10 साल के, कि उनको मैं आराम से अपना भी ध्यान रख सकते थे एंड उनको भी वो कर सकती थी। जी जी। तो 2000 में मैंने फर्स्ट टाइम
अपना एक मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, उनका स्कूल था प्री नर्सरी, उनके साथ मैं मॉर्निंग वॉक करती थी, तो उधर मैंने फर्स्ट ट्राई किया उनके स्कूल के अंदर समर वेकेशंस के अंदर, समर कैंप के लिए उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो मैंने करा। तो मुझे लगा कोई ऐसी कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह जाके 2 घंटे के लिए मैं उनके स्कूल में 15 दिन के लिए कैंप, समर कैंप का, लेकिन वहां से मुझे इतना छोटे छोटे बच्चे थे एंड थोड़े से बड़े भी आए थे, पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि मैं घर से बाहर निकल के कुछ सिखाने जा रही थी। हाँ, अब तक तो मैं घर के अंदर ही थी, अब घर से जब फर्स्ट टाइम जब मैं निकली तो मुझे सबकी मदर सबकी मतलब इतना प्रोत्साहन मिला सबसे, तो उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू करिए घर पर। तो बस उसके बाद कभी मैं रुकी नहीं, उन 15 दिन की क्लास के बाद मैंने घर पे क्लासेस स्टार्ट कर ली। एंड उस फ्रेंड ने मुझे इतना हेल्प किया, उसने अपने स्कूल की जो टेबल्स होती है ना बच्चों की, वो एंड चेयर्स दे दी इनको। मैंने एक अपना समर कैंप अपने ड्राइंग रूम में बना के वहीं पे मैंने आई स्टार्टेड विद म्यूजिक, आर्ट एंड डांस, तीनों क्लासेस मैंने स्टार्ट करी। मैं कैसियो भी सिखाती थी, गाना भी सिखाती थी, डांस भी सिखाती थी एंड बच्चों को पेंटिंग भी सिखाती थी। तो मैम ये कौन सा समय होता था जब आप ये सिखाते थे घर में से? अब किसका कौन सा वक्त निकाल के आप सब सिखाते थे? वो भी मेरा ही अपना ही टाइम था ना, जब बच्चे स्कूल गए हुए हैं या बच्चे तो घर पे थे समर वेकेशंस में, तो उनको करती थी। हस्बैंड चले जाते थे 10:30, तो 11 to 6 तो मेरा टाइम है ना। अब भी कोई मुझे कहता है ना कि तुम क्या, मैं तो 11 to 6 तो मेरा टाइम है, तुम्हें खाना टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो उस टाइम में मैं क्लासेस लेती थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो लेडीज आती थी क्योंकि सब मेरी तरह ही थी ना हाउसवाइफ, तो मैं उनको ऑप्शंस पूरा देती थी कि आप जो टाइम आपको फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि आप भी तो अपने टाइम घर से कुछ छोड़कर ही सीखना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम मेरे ख्याल से आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जो आपसे चर्चा हुई थी, आपने बताया था कि 8 साल के, मैं आपको सबको बता दूं कि 8 साल की उम्र के बच्चों से लेके 90 और 95 साल के बच्चे मैडम से कलाकारी सीखते हैं। और इसको और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, फिर आपको शायद और अच्छे से समझ आएगा। तो आप सभी ने देखा कि 8 साल बहुत छोटे बच्चों से लेके 90-95 उम्र के लोगों से को सिखाना अपने में ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैम ये कैसा अनुभव है आपका, कैसा रहता है आपका अनुभव इसमें? जब मेरे पास फर्स्ट टाइम जब जो 80 इयर्स की आंटीज आई थी, दे वर 3 फ्रेंड्स जो लाहौर से दिल्ली में यहाँ पे शिफ्ट किया था उन्होंने, तब से वो फ्रेंड्स हैं। तो तीनों की तीनों मेरे साथ एक साथ आई। मैं तो एकदम मुझे शौक सा लगा कि वो सारी तब 82 की थी वो। अच्छा। एंड वो जब वो 82 की थी और मेरे से एक कैसियो सीखना चाहती थी, एक मेरे से सीखना चाहती थी गाना, और एक मेरे से पेंटिंग सीखना चाहती थी। तीनों की तीनों एक साथ आती थी और तीनों मतलब इतनी उनकी बॉन्डिंग थी। आप देखिए 82 ईयर्स लाहौर का, कितने पुराने वक्त पुराने की बात। तो मुझे उनसे मैंने कहा जब वो लोग इस एज में सीख सकते हैं, तो मैं तो अब इस एज तक सिखा ही सकती हूँ ना। अब फिर लकीली मेरे पास सीनियर सिटीजन्स बहुत आए सीखने के लिए। जो एक आंटी थी, उनकी गर्दन में फ्रैक्चर था, उनकी डॉटर एक आर्ट टीचर है, उनकी ग्रैंड डॉटर, तीनों जनरेशन साथ सीखती थी मेरे। मतलब उन्होंने अपनी डॉटर से नहीं सीखा, उनको लगा कि मुझे आपसे सीखना है। कहती मम्मी आपसे सीखना चाहती है, मेरे से नहीं सीखना चाहती, जबकि उनका अपना स्कूल है, आर्ट स्कूल। बिल्कुल। तो आती थी, जब उनके नेक में कुछ शोल्डर हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो वो गाड़ी से आती थी, मैं नीचे तक जाती थी उनकी कार में, उनको सिखाकर आती थी। एंड कितनी इंस्पिरेशन की बात है कि वो लेडी मतलब ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन उनको सीखना था कि फिर भी सीखने आती थी। हाँ जी। तो मुझे इन लेडीज से तो इंस्पिरेशन मिलती है कि इस एज में जो सीख सकता है, तो हम तो अभी तो कहीं वहां तक पहुंचे भी नहीं है। नहीं मैम, बिल्कुल। क्योंकि ये जो जिंदा दिली होती है वो उम्र से नहीं होती। कहीं ना कहीं आपका अगर दिल और आपको सीखने की लगन है, तो आप किसी भी, फिर वहाँ एज इज अ नंबर, फिर वहाँ उम्र। अभी भी हाँ, एक आंटी है, अभी मैं राज आंटी है जिनको मैं भी सिखा रही हूँ, उनको भी इतना शौक है, वो अपनी कह रही मैं 60 साल के बाद, 60 इयर्स के बाद मैंने ब्रश पकड़ा है अपने हाथ में, एंड उन्होंने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना के एग्जीबिशन भी लगा ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और
बहुत ही एक चीज मैं मिस कर गई आपको बताना। बिल्कुल बताइए, कोई मिस मत कीजिए आप, बिल्कुल बताइए। मैंने जब मैं ये सब इस पड़ाव से निकल रही थी तो मुझे एक फ्रेंड ने कहा था कि जब मैंने फाइन आर्ट्स का कोर्स कर लिया था कि आप KR मंगलम स्कूल में एक टीचर की जॉब मतलब है, आप अगर आप करना चाहो, क्योंकि अब तो आपके पास टाइम है, पार्ट टाइम थी, 2 घंटे के लिए आप जा सकते हो मॉर्निंग में, मतलब थ्राइस अ वीक जाना है। तो उसके मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। तो वहां पे मैंने मेरी क्वालिफिकेशन पूरी थी, सारे मेरा प्रोडक्ट्स मैं अपने लेके गई थी, सारा कुछ सब कुछ ठीक था। मैम मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, क्योंकि जो आप ये बताना चाह रहे हैं उसके लिए मुझे एक तस्वीर दिखाना जरूरी है आपकी, उसके बिना मजा नहीं आएगा। तो ठीक है। बात ये हमारी चर्चा में चल रही है, मैं आप सभी को एक ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप विश्वास कीजिए, ये आपकी लेफ्ट साइड जो हैं वो अंजलि जी हैं, और जो इधर बैठी हैं ये भी अंजलि जी हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक ऐसा बदलाव, और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है मैम की। इनकी जबानी सुनते हैं कि इसके बारे में जो मैडम कहानी अब इसको पूरा करेंगी। इस टाइम मैम आपका क्या वेट था, आप ये बताइए, ये तस्वीर जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली है प्लीज। ये तो मैं क्या बताऊं आपको। बता दीजिए मैम। मैं आपको बता, मैंने मैम से पूछा, मैम ये मैं शॉक रह गई। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैम ये क्या वेट होगा आपका ना, डरते डरते मैंने कहा भाई इस मुकाम पे है मैं तुच्छ इंसान, मैंने पूछूं। बोली भाई आजकल बच्चों की जितनी परसेंटेज आती है ना, मेरा उतना वेट था। तो मैंने कहा मैम कितना, कह रही 98। मैंने कहा 98 वेट आपका, एंड देन यू रिड्यूस दिस मच, आपने इतना कम किया किस तरीके से मैम? अब आप बताइए, अब मेरा तो इतना पक्ष खत्म हो गया, अब आप बताइए प्लीज। देखिए मेरा वेट कब बढ़ा इतना मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि डिलीवरी के टाइम ही मेरा वेट 85-90 आ गया था। एंड मुझे लगा चलो सेकंड टाइम जब अब तो फिर सेकंड बेबी के लिए ट्राई करना है, तभी वेट एक बार कम कर लेंगे। तो इतनी आलसी थे, मैंने वेट कम ही नहीं करा, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मतलब वेट वही स्टेबल होके 98-99 ऐसे ही रह गया। तो 25 इयर्स तो मुझे लग गए उस वेट को, उसी वेट में जीने के लिए। पर मुझे कभी, क्योंकि मैंने आईने की तरफ कभी इतना देखा ही नहीं ना, और फोटोग्राफ्स हम कभी खिंचवाते ही नहीं थे इतनी, ये तो अभी इतना टाइम आया, तो मुझे आई डिडंट रियलाइज कि आई वाज सो ओवरवेट। मैं तो सड़क पे भी जाती थी तो लोग जैसे होता है ना, अरे मोटी साइड में हो। वो भी बुरा नहीं लगता था। तो मैम आप कौन सा बता रही थी वो वाला ना, इसी से रिलेटेड था संबंधित? हाँ, तो वो जब मैं आपको KR मंगलम को बता रही हूँ, अब आप देख रहे हैं जो मेरा वो जो लाफिंग वाली जो फोटोग्राफ है, वही है मेरा लाफिंग गैस। ये भी स्कूल की रीयूनियन में जब मैं गई थी आफ्टर 25 इयर्स, तो ऐसे ही हंस के, मतलब उनको पता था कि अंजलि खड़ी है तो मतलब वहां तो हंसने का मतलब होना ही होना है। सारे आप देखोगे पूरी ग्रुप पिक में तो आप पूरी द होल ग्रुप इज लाफिंग। अंजलि लाफिंग गैस, मतलब वो खड़ी है तो सारा ग्रुप को हंसना हंसना ही है। तो वेट मेरा 25 इयर्स तक ये ऐसे ही था, इतना ही था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके उसको वेट को लूज किया है। उसकी भी पूरी एक, अगर मैं करूँ तो डिनर, चाय से चर्चा से डिनर हो जाएगा। नहीं, वो भी संक्षेप में सुनेंगे मैम। वो कौन सा आप वो जो बता रहे थे अभी स्कूल में गए थे? हाँ, तो KR मंगलम स्कूल में मैं जब हाँ इंटरव्यू के लिए गई थी, तो वापस बस 2 ही कंटेस्टेंट थे, मैं थी और एक और लड़की थी। वो यंग गर्ल 23 इयर्स की होगी जी। तो क्वालिफिकेशन मेरी और उसकी बिल्कुल सेम, समझ लीजिए, मतलब मेरा उसने काम देख के विद एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा लगा। पर उनका एक क्वेश्चन था कि आप इस वेट में इन बच्चों को संभाल पाएंगी, क्योंकि सारे बच्चे फ्रॉम नर्सरी टू 5th के हैं, भागा दौड़ी ऊपर नीचे, एंड 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, मतलब ये तो है नहीं कि लिफ्ट्स हैं, आपको ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। विल यू बी एबल टू हैंडल? तो ये एक मेरा रीजन था जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे स्कूल में, आई थिंक आई डिड नॉट क्वालिफाई। अच्छा। पर आप बिलीव नहीं करोगे कि आफ्टर 5 इयर्स उसी स्कूल में एज अ जज, मैं एज अ चीफ गेस्ट वहां पे 2 बार गई हूँ, और उनको नहीं पता कि मैं वही लेडी हूँ। लैंप लाइटिंग के लिए और उसके लिए कंपटीशन, इट वाज अ इंटर स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन ऑफ 16 स्कूल्स, एंड आई वाज द जज। मतलब जहां स्कूल से मैं एक बार रिजेक्ट हो गई थी, उसी स्कूल में मैं एज अ जज, एज अ चीफ गेस्ट गई हूँ। जिंदगी की विडंबना है मैम, जिंदगी की विडंबना है कि ये तो काल चक्र है जो वापस लेकर आता है। देखिए कहाँ आपको किसी भी रीजन से उन्होंने रिजेक्ट किया,
और कहाँ आप उधर ही जज बन के गए, ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत चीज है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, बीच में चैट बॉक्स में आभा जी, ये मैम मीना जी भी लिख रही हैं और कई लोग लिख रहे हैं कि आपको पहले उन्होंने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देखा है। चर्चा के बाद उनसे जरूर बात करना चाहूंगी, वो भी शायद आपके बारे में बहुत कुछ और अच्छा सा बता सकें। चलिए बहुत बढ़िया। और मैम कैसे अनुभव रहा फिर आपने उसको वेट को कम किया? हाँ जी, उसको वेट को कम अभी 5 इयर्स ही हुए हैं, ग्रेजुअली ही कम हुआ है, पर अभी तक वेट कम हो रहा है। मतलब अभी लॉकडाउन टाइम में भी आई हैव लॉस्ट 4-5 kg। मतलब बेटा मेरा, मैं हैदराबाद गई थी, उसने मेरा लास्ट वेट देखा, कह रहा है मम्मी आपने 5.5 kg एक साल में तो अभी यही लूज कर लिया। वो देख रहा था कि आपका कितना बढ़ गया। वो ही वाज शॉक्ड कि अभी भी 5 साल आपने 5 kg लूज किया हुआ है। मैम सब पूछ रहे हैं कि प्लीज कोई टिप्स दीजिए, आपने इतना वेट कैसे लूज किया? एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है मेरे पास कि कैसे आपने मुंह पे टेप, खाने को नहीं। अच्छा नहीं मैम, खाली खाना ना कह के मेरे ख्याल से सबका वेट कम नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आपका हुआ है तो और कोई टिप हो तो मैम दीजिएगा, सब लाइन में है। देखिए मैं नहीं, बहुत टाइम लगा। मैंने इन 25 इयर्स में कोई भी जिम वो नहीं छोड़ा था। VLCC जो जितने भी होते थे सारे के सारे मैंने ज्वाइन किए थे, सारे डाइटिशियन मैंने ट्राई कर लिए थे, लेकिन इट वाज लाइक अ यो-यो। 4 किलो कम होता था, बढ़ जाता था, फिर कम होता था, बढ़ जाता था, एंड हर बार बाउंस बैक ज्यादा ही होता था। तो 98 भी मैं आपको झूठ बता रही हूँ, वो क्रॉस कर गई थी बाउंड्री। ये सारे सीक्रेट्स अभी चर्चा के बाद मीना जी, आभा जी सबसे बात होगी तो शायद वो आपके बारे में और बताएंगे और मजेदार रहेगी चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं सभी को बता दूं कि क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जहन में ये प्रश्न बार बार उमड़ रहा होगा कि कलाकार तो हम कर रहे हैं, लेकिन कलाकारी तो दिखा नहीं रही है मोनिका। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने मैडम की कलाकारी देखी, मुझे इनके पिटारे में से जो चीजें मिली और मैंने जब इकट्ठी करी तो मैं निशब्द थी, मैं स्तब्ध थी, मेरे पास शब्द नहीं थे मैं कि क्या बोलूं। और मैं चाहूंगी कि आप उसको देखें, और मैं तो इनकी स्टूडेंट बनने वाली हूं आने वाले वक्त में। आप एक बार स्क्रीन पे देखिए इनकी कलाकारी। देखिए सब चुप हो गए। बहुत ही खूबसूरत कलाकारी है मैम, मतलब सच में शब्द नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। मैम किस तरह से आपके क्या दिमाग में रहता है, जहन में रहता है जब आप रंगों का प्रयोग करती हैं? किस तरह से आपको सोच आता है, क्योंकि कलाकार इमोशनल बहुत होता है, तो आपको क्या सोच के आप ये सब करती हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए, इन पेंटिंग्स के बारे में। देखिए रंगों का तो मेरे बचपन से ही मेरे साथ साथ रहा है, एंड मुझे तो हर चीज अपने आप में मतलब खुशी देती है। कलर को देख के ही मतलब वो लगता है, जैसा मूड होता है वैसा ही रंग भरा जाता है। आप देखेंगे जब मूड मतलब कई बार येलो कलर अच्छा लग रहा है तो आपको लगता है सारे कपड़े येलो, साड़ीज भी येलो, आप नहा जाते हुए भी आपके वो कलेक्शन वैसी हो जाती है। तो कलर्स आपकी लाइफ के अंदर बहुत इम्पैक्ट करते हैं, एंड इनके साथ खेलना, इनको नई नई क्रिएटिविटी करना, ये एक बहुत बड़ी मेरी एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ। ये जर्नी के अंदर मैंने ये भी देखा है कि मैंने जब फाइन आर्ट्स कर लिया तो मेरे पास ऑफर्स और वो भी थे। मतलब ये नहीं कि मैं बस अपने लिमिटेड यहाँ पे थी, ग्लोबली मैंने अपना काम, मेरे पास एक सिंगापुर से ऑर्डर था जहाँ पे मैंने उनकी 8 पेंटिंग्स उनको कस्टमाइज करी थी, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के लिए चाहिए थी जी। तो, एंड साइजेस वर क्वाइट बिग, 4 फीट बाय 4 फीट, 4 मतलब 5 फीट का बड़ा साइज था। एंड वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने बाहर कोई ऑर्डर करा तो इट वाज जस्ट लाइक वो आप पेंटिंग वहां भेज रहे हो, उनको रोल करके लर्न हाउ टू सेंड इट आल्सो। फिर मेक माई ट्रिप वालों ने मेरे पास एक बार 175 पेंटिंग्स का ऑर्डर वो करा, तो उसमें कैरिकेचर्स थी। तो कैरिकेचर्स मैंने कभी बनाई नहीं थी, पर मैंने जिंदगी में कभी ना करना नहीं सीखा, ना नहीं करा तभी तो खाती भी रही ना।
तो इसलिए वो जब ना नहीं तो मैंने जब उन्होंने कैरिकेचर्स के बारे में बोला, मुझे कैरिकेचर क्या होता है ये भी नहीं पता था। तो मैंने उससे बात करते करते गूगल कर लिया था कैरिकेचर। तो मैंने कहा चलो इसका तो हम जुगाड़ कर लेंगे, जब वो उसको इतनी पेंटिंग चाहिए, ऑस्ट्रेलिया भेजनी है, तो ऐसे हाँ हो जाएंगी। तो ये सब चीजें मैंने विद इन 15 डेज, चाहे विद द हेल्प ऑफ माय स्टूडेंट्स, उनको हेल्प लेके मैंने उनका ऑर्डर पूरा करा। एंड मतलब काफी, एक बार भूटान के लिए भी था, तो इंटरनेशनली मैंने काफी पेंटिंग्स अपनी बाहर भेजी हैं। एंड फिर मुझे सिंगापुर वालों ने ही फिर दोबारा से कॉल किया कि हमें वॉल आर्ट करवाना है फॉर आवर रेस्टोरेंट, क्योंकि आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड एंड बिल्कुल फैमिली टाइप हो गए हो, आप हमारे घर ही रुकना, आई विल गिव यू माय डैड्स हाउस रूम एंड आप वहीं रहेंगे, वहीं खाना खाएंगे एंड हमारे रेस्टोरेंट की वॉल आर्ट करना। पर वॉल आर्ट उस वेट में मुझे ऊपर सीढ़ी चढ़ के करना मुझे लगा थोड़ा डिफिकल्ट। अच्छा। तो आई हैड टू से नो फॉर दैट, पर नाउ आई रिपेंट कि मुझे शायद ले लेना चाहिए था किसी की हेल्प लेके जाती। एक मेरी प्रोफाइल में हो जाता कि मैंने वॉल आर्ट सिंगापुर में किया। मैम प्रोफाइल आपकी बहुत भारी है, आपको किसी ऐसी आपको फील करने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी में आपने कुछ भी ऐसा छोड़ दिया जिसकी वजह से आपका प्रोफाइल हल्का हो जाता है। मेरे हिसाब से मैं सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो एक वो भी वक्त आया जब इस आर्ट को छोड़ के मैडम ने एक, मैम आपने बताया था वियरेबल आर्ट की तरफ रुख किया। वियरेबल आर्ट जिसमें आप साड़ी, आपकी चुन्नी, आपकी जो नेकलेसेस होते हैं और आपके ब्लाउज मैम पेंट करती हैं, आज की समय में वही करती हैं। मैं क्लिप देखिए पहले आप, फिर मैम से उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैम ये कैसे आप यहाँ इस तरफ आपने कैसे रुक किया उस पेंटिंग की तरफ कि मैं ये भी करूं वियरेबल आर्ट की तरफ? देखिए वॉल पे मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज का नाम ही फॉर योर वॉल्स ओनली है। तो पहले तो मैं वॉल्स के लिए पेंटिंग सारी मतलब वॉल आर्ट ही करती थी, पर धीरे धीरे करके मुझे लगा कि कितना वॉल आर्ट में सारी तो घर की दीवारें भर गई हैं, अब रह ही क्या गया मतलब सबको लगा कि कितनी मतलब कहीं तो कोई जगह छोड़ दो। तो छोटे छोटे बस मुझे ऐसा लगा कि अब साड़ीज, दुपट्टास, इन पे वेयरेबल आर्ट वो चीज है जो आप यू कैन वेयर एंड यू कैन फ्लॉन्ट। आप घर पे तो आप सबको लेके नहीं आ सकते ना, क्या आप कितना कुछ है दिखाने के लिए आर्ट के अंदर, आप सबको घर बुला बुला के कब तक दिखाओगे। मैंने कहा अपना आर्ट अब पहन के मैं बाहर लेके ही चली जाऊं मैं सबके घर सबसे मिलती हूँ तो अपना आर्ट अपने साथ लेके चलती हूँ। सबको पता है कि मैं तो सबको पता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे चप्पल जूते हर एक चीज में अंजलि का आर्ट होगा तो दिस इज वेयरेबल आर्ट। बहुत बहुत बढ़िया। तो मैंने सारे जितने भी ट्राइबल आर्ट्स थे, मधुबनी, वर्ली, जितनी टेक्निक्स मुझे आती थी वो मैंने वेयरेबल आर्ट में उनको कन्वर्ट करके उसको वो कर लिया। मैम ये इतनी खूबसूरत आर्ट है, कलाकारी है जिसमें आप वेयरेबल आर्ट भी है, ये भी है, तो कई लोग, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इसमें भविष्य देख सकती है? मतलब अगर वो चाहे कि मैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरह ही होंगे, उनकी कलाकारी है लेकिन उनको राह नहीं दिखती कि वो अपना भविष्य कैसे इसमें बना सकते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बता पाए? देखिए सबको प्रेरणा कला की जो है, आप बच्चों के अब पहले के और अब की कला में बहुत फर्क है। हम जब करते थे तो बस कैनवस पे और उस पे करते थे, अब तो कंप्यूटर से ही आपके डिजिटल आर्ट इतना हो गया है, विजुअल आर्ट, डिजिटल आर्ट। तो म्यूजिक, आर्ट एंड डांस भी आप मतलब देखोगे जो फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके पास तो इतने सारे स्कोप्स हो गए हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे रिलेटेड हैं। आप जब फाइन आर्ट्स कर रहे हो तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि बस आपको उसी चीज में कैनवस में ही डूबना चाहिए, आपको अपने आप को साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट के बारे में बताती है। मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में इंडियन आर्ट ही पढ़ाती हूँ एंड वहाँ पे सबको मतलब मुझे लगता है कि इंडियन आर्ट जरूरी है। और अब लॉकडाउन टाइम में आप देखोगे जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, दे आर टीचिंग मधुबनी, वर्ली, गोंद आर्ट, जिनके नाम भी नहीं सुने थे। आप छोटी छोटी चीजों से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि जो ट्राइबल एक लेडी है जो अपने घर में
जिसने कभी आर्ट सीखा नहीं और वो इतना आर्ट बना लेती है अपनी दीवार के ऊपर, तो उसके लिए तो कितनी काबिलियत की बात है एक बात लेडी को। हाँ, तो आजकल के युवा को क्या करना चाहिए, हर फील्ड में डिस्कवर करना चाहिए अपने आप को। इतना आजकल तो इतनी फैसिलिटी है जूम पर और यूट्यूब में, और गूगल करो तो आपको सारा आर्ट आ जाता है। तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए। एंड क्रिएटिविटी, डिस्कवरिंग, टेकिंग रिस्क, ये नहीं है कि आपने बना दिया, नहीं, अगर कितनी बार हारोगे कभी तो खड़े होगे ना, कभी तो रिस्क खड़े लेना हो। बहुत, हाँ कभी तो खड़े होगे। यही तो आपका मकसद होना चाहिए लाइफ में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। नहीं तो संक्षेप में ये कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी के लिए ये भी एक राह है, अगर वो चाहें तो और इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपना भविष्य इसमें उजागर कर सकते हैं कहीं ना कहीं। आपको देख के तो यही प्रेरणा मिलती है। और मैम बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है आपके साथ, थोड़ा सा समय का तकाजा है, लेकिन मेरे पास फिर भी कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें से मैं एक भी आपसे पूछना चाहूंगी कि चलते चलते अगर आप मुझे ये बता पाएं कि आप क्या मूल मंत्र है हमारे दर्शकों को, आपकी जिंदगी का मूल मंत्र अगर कुछ बता पाएं। मुझे तो लगता है कि लाइफ इज वेरी हार्ड एंड इट टीचेस अस हार्ड लेसन्स। ठीक है ना, लाइफ इतनी, जिंदगी आपको प्लेटर पे तो नहीं मिली है, आपको हर चीज एक्सपीरियंस से ही सीखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको सब कुछ गूगल करके ही मिलेगा। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको दे कांट बी टॉट, दे हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड। तो आपको लाइफ, जैसे मैंने अगर शादी की इसको एक्सपीरियंस किया तो उसी में से मैंने उसको निकलने की कोशिश करी ना, कैसे निकलना है मुझे। तो ऐसे आपको सबको अपने लाइफ, मैं मतलब हैरान होती हूँ कि लेडीज कैसे अपना टाइम घर पे टीवी और इस पे सही बात। टाइम करके वेस्ट कर देती। हाँ, मतलब आप बस सीरियल्स देख के या सोकर दिन में नींद आ कैसे जाती है। मैं तो ये सोचती हूँ उसी टाइम में आप अपनी क्रिएटिविटी करिए ना, मतलब कुछ भी करिए। और अब धीरे धीरे करके लेडीज को लगता है कि जो मैंने 30 साल पहले नहीं करा, 60 साल पहले नहीं करा, अब उनको लगता है कि अब हमें करना चाहिए। और ये लॉकडाउन टाइम में ही उन्होंने आपको मतलब मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग ही था लॉकडाउन। जब से ये लॉकडाउन हुआ है मैंने तो अपने आप को, और मतलब पहले मैं 28 कोर्सेज कराती थी, अब मैं 50 कोर्सेज कराती हूँ। मतलब मैंने लॉकडाउन बहुत में ही बढ़िया, 15 कोर्सेज अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। बहुत तो बढ़िया। हर चीज रोज सीखने को ही मिल रही है। तो आपको मतलब सबको एक रोज समझिए कि आपको कुछ सीखना है। बहुत बढ़िया मैम, और बहुत ही खूबसूरत मुलाकात आपसे। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगी, मेरे ख्याल से ज्यादा शब्द ना लेते हुए, समय ना लेते हुए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि शाम दाम दंड भेद करके जिसमें चाहा हो वो राह ढूंढ ही लेता है। तो बहाने मारना हमें छोड़ना पड़ेगा, जिनमें से मैं भी हूँ। और हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम चाहें, लेकिन चाह होनी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अंजलि जी हमारे साथ थी, मेरे ख्याल से बहुत प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से उन्होंने जिंदगी की शुरुआत करी, बचपन से लेके अगर आप आखिरी तक अनुभव करेंगे उनकी जिंदगी का, तो कहीं ना कहीं ऐसा है जो हर पल सिखाता है कि आप हार ना माने, अपने अंदर जो एक दृढ़ निश्चय आपने किया है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो अभी भी देर नहीं है, कोई उम्र नहीं होती सीखने की, अगर हम सीखना चाहें। अंजलि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे मिलने आई और आपने इतने अच्छे अपनी जिंदगी के अनुभव हमसे बांटे, साझा किए। और चाय पे चर्चा के लिए पहला कार्यक्रम है और बेहद ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जीवा परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इसका एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका दिया। ये मेरा पहला ही इंटरव्यू समझिए जो मैं अपनी जिंदगी का अनुभव सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। एंड जीवा परिवार ने हमें आत्मनिर्भरता, एक दूसरे को ऊपर उठाने का विंग्स दिए हैं, मतलब ड्रीम करने के लिए वो दी है कि आपने आंखें खोल के सपने देखिए। मैं जीवा का बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने मेरे सपने पूरे करने के लिए मुझे एक ये मौका दिया है। जीवा का आपने नाम लिया तो मैं चलते चलते दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि स्क्रीन पे जीवा का लोगो एक बार डिस्प्ले किया जाए। आप विश्वास कीजिए, जीवा की सोच किसी की है और सपने किसी के हैं, लेकिन इनमें रंग भरने वाली जो महिला हैं वो आपके सामने हैं। अंजलि जी ने इनमें रंग भरे हैं। तो जीवा को रंग देने वाली जो महिला है हमारे बीच, वो अंजलि जी हैं। तो अंजलि जी चलते चलते मुझे ये भी आप बताइए कि जीवा से जुड़ने का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, मुझे जीवा में मीना जी ने प्रेरित करा।
मुझे वो काफी दिनों से जीवा 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 बोलती रहती थी। मुझे अच्छा। समझ नहीं आता था वो क्या बता रही हैं। आज हमारी बातें हुई, ये हुआ वो हुआ। पर जब मैं इनके साथ जुड़ी, जब इतनी लोगों नए नए लोगों के साथ मिलना हुआ, तो जी। पता चला कि इनके अपने ही अलग सपने हैं सबके। जीवा ये हर लेडी को मतलब अपने सपने पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप लोग एक, ये नहीं कि आपकी ड्यूटी है, आप सबको मिलके एक दूसरे को सिखाना है और कैसे आपको एक दूसरे को ऊपर उठाना है। तो जीवा मेरे लिए एक लाइफ के अंदर एक नया प्लेटफॉर्म है। और ये मेरे जब नेक्स्ट कभी इंटरव्यू होगा जिंदगी के अंदर बिल्कुल होगा मैम, तो बिल्कुल होगा। जीवा, हाँ जीवा का मेंशन बहुत किया जाएगा कि जीवा ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। अरे मैम आप खुद में ही बहुत है। मैं चलते चलते मीना जी को विनती करनी चाहूंगी, क्योंकि मैं सभी को बता दूं मीना जी अंजलि जी की बहुत ही करीबी दोस्त है। और मेरे ख्याल से मैंने तो अपना एक स्क्रिप्ट बनाया और मैंने पूछा, लेकिन जो मीना जी इनके बारे में बता सकती हैं वो शायद कोई नहीं बता सकता। और चलते चलते जरूर सुनना चाहिए मीना जी को। मोनिका सब कुछ तो बता दिया तुमने और मैं कुछ बचा ही नहीं है। अभी कुछ तो होगा। बिफोर एंड आफ्टर सभी कुछ बता दिया। और मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि ये सबकी फेवरेट है। मतलब कौन ऐसा है जो इससे एक बार मिलने के बाद फिर मिलना नहीं चाहेगा। और ऐसे आज के समय में ऐसे बहुत कम ही लोग देखे जाते हैं जो किसी के बारे में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन अंजलि ऐसी ही है जो एक बार इससे मिल लेता है और ये इसकी मुस्कान, इसकी कुछ तकनीकी परेशानी मुझे लग रहा है मीना जी की इतनी खूबसूरत बातें सुनते सुनते ज्यादा तारीफ हो गई। हाँ नहीं नहीं, मीना जी को तो हम सुनेंगे। मैं तो ये चाहूंगी जो अंजलि ने कहा कि मैं अपने घर वालों के लिए बहुत लकी थी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जीवा के लिए भी बहुत लकी रहेगी, बहुत लकी रहेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप सबका साथ रहा तो जीवा को आगे बढ़ाएंगे और सब महिलाओं को पंख लगेंगे और सबकी इच्छाएं यहीं पे पूरी होंगी। थैंक यू। आभा जी भी बीच में उनका कमेंट आया था कि मैंने भी देखा है। आभा जी आप यहाँ पे पूर्णिमा जी भी हैं, आभा जी भी है, पूर्णिमा जी ने मुझे बचपन से देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। पूर्णिमा जी मुझे बचपन से मोनिका जी मैम। बिल्कुल, मैंने भी बचपन से देखा हुआ है पूर्णिमा को और अंजलि को। जी। अंजलि की मम्मा भी मेरे लिए एक हमारे लिए एक मेंटोर थी। अच्छा। तो I've seen her growing, you know, बचपन से इसको बड़े होते हुए ये डांस करती थी और सीखने आती थी, और इसका पूरा पूरा इसके हर ग्रोथ को मैंने देखा हुआ है। एंड मुझे बहुत बहुत मेरी फेवरेट है। इसका एक जो राज है मैं सोचती हूँ वो इसकी जिंदा दिली है। अपने एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को भी, विपरीत परिस्थितियों को भी कैसे इसने अपनी मुट्ठी में करके ये आगे बढ़ी है, ये वाकई एक इंस्पिरेशन है। तो मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा इसके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ और हमने बहुत सा काम किया है। हालांकि मेरे से बहुत छोटी है ये, पर मुझे बहुत बहुत प्रिय है और मैं सखी की तरह इसको मानती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मैं सभी दर्शकों को बताऊंगी कि आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए, और अंजलि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी आपसे बहुत सीखेंगे और अपने जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए दोस्तों कार्यक्रम की बागडोर मैं नोएडा जोन की सेक्रेटरी बीनू जी को दूंगी और वो आपसे कुल्हड़ के ऊपर कुछ कलाकारी सिखाने की कोशिश करेंगी अंजलि जी के साथ। बीनू जी। धन्यवाद जी आई मोनिका जी। सबसे पहले तो आई अंजलि जी मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगी। हाँ जी धन्यवाद। अभी हम सभी ने जो इतना खूबसूरत और प्रेरणादायक कार्यक्रम सुना, उसे सुनकर हर किसी को यही लग रहा होगा कि एक महिला को अपने सपने पूरे करने या ये कहें कि अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। खैर मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए चाहूंगी कि जब एक प्रतिभाशाली कलाकार हमारे बीच मौजूद है
तो उनकी कला की एक झलक तो हमें भी देखने को, हम भी देखना चाहेंगे। और चाहेंगे, जो मैंने अभी शुरू में देखा था, आपने एक कुल्हड़ रखे हुए थे, तो एक सादे से कुल्हड़ को इतनी खूबसूरती से आपने सजा के रखा है कि उसकी काया पलट हो गई। तो हम चाहेंगे कि हम सारे दर्शक सीखना चाहेंगे आपसे कि एक सादे से कुल्हड़ को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। धन्यवाद बीनू जी। ये देखिए कुल्हड़ है आपका, सिंपल मिट्टी का। इसको आप पेंट करने से पहले 10 मिनट पानी में रखेंगे, जैसे हम दिया को रखते हैं, तो उसमें पानी एब्जॉर्ब होके जो पोर्स होते हैं ना अंदर जो होता है, वो उसके अंदर आपके फिल हो जाते हैं। तो उस पेंट करने से पहले हम उसको पानी में रख के इसको 2 मिनट सुखा देंगे। अब ये सूखा हुआ है मेरे पास, एंड इसमें हम वी कैन यूज एक्रिलिक कलर्स। पोस्टर कलर्स हम इसलिए नहीं यूज करते कि उसके अंदर पानी लगेगा तो वो सारा खराब हो जाएगा, तो एक्रिलिक कलर्स या एनामल कलर्स, हाँ जी फेविक्रिल यही यूज करने हैं। तो जो आप कलर करना चाहते हैं बेस का, बेस कोट आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये येलो किया है, तो फ्लैट ब्रश या राउंड ब्रश लेके आप आराम से यू कैन डू इट। ठीक है, तो अब आपने इसको 10 मिनट हाँ जी नहीं, मैं बोल रही थी जैसे आपने पतला ब्रश ले रखा था, तो हम इसको बड़े वाले ब्रश से भी कर सकते हैं। तो बड़े ब्रश से भी कर सकते हैं, छोटे ब्रश किसी से भी कर, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसी ब्रश से कर लीजिए। ये अब पतला या मोटा कोई भी। तो ये इसको सूखने में आपको 10 मिनट लगेंगे एक्रिलिक कलर को। तो मैं जो ड्राई है वो लेकर आपको स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बात इसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि एक औरत के लिए, मतलब इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको लगता है ना, मतलब एक आदमी से डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तो मुझे तो कोई प्रेरित करती, कोई भी ट्राइबल लेडी हो, कोई घर में काम करने वाली हो या कोई भी हो, मुझे लगता है कि वो बहुत प्रेरणा देने वाली एक लेडी है, क्योंकि उसने अपने घर से निकल के, वो भी तो काम करने आ रही है ना, अपने घर के काम खत्म करके आती है। बिल्कुल, जो ट्राइबल लेडी है जिसने कुछ नहीं सीखा, वो भी अपने आर्ट को इतना फेमस कर देती है। तो एक आदमी से डबल मेहनत करती है कोई मुकाम पे पहुंचने के लिए। देखिए आप इसके एक्रिलिक कलर से ही आप इसके अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट अंजलि जी, आप थोड़ा सा फोकस चेंज करेंगे, वी कांट सी द कप। हाँ, कुल्हड़ नहीं दिख पा रहे। थैंक यू। बहुत इंट्रिकेट डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं होती इसमें। आप सिंपल कोई भी लाइन बना के डॉट्स लगा के भी करेंगे तो एकदम उसकी शक्ल अलग नजर आती है। इंट्रिकेट हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि कुल्हड़ एक तो ये टूटने के बहुत जल्दी चांसेस हैं अगर जरा सा भी इसका ध्यान से रखा नहीं हमने। ये देखिए ये हुआ। तो अंजलि जी ये बताइए कि हम इस जो ये कुल्हड़ है, हम इनको मतलब किन के कामों में यूज कर सकते हैं? जैसे मुझे लगता है मेरे यहाँ तो ये इसमें मनी प्लांट लग जाएगा। मुझे आवाज क्लियर नहीं आई, कैन यू जस्ट रिपीट बीनू जी? हाँ जी अंजलि जी, मैं ये बोल रही थी कि ये जो कुल्हड़ आपने पेंट किया है, ये हम कैसे यूज कर सकते हैं? मतलब मुझे तो लग रहा है कि मेरे घर में तो इसमें मनी प्लांट लगेगा। चाय पीने के बाद कुल्हड़ नहीं, आप किसी में भी, मैं तो कहीं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, लस्सी पीती हूँ, जो कुल्हड़ में देते हैं तो वो तो ले जाता है। मैंने कहा रुक जाओ, फेंकना नहीं, मुझे दे दो। क्योंकि मुझे लगता है कि या तो उसमें प्लांट लगा दो या उसको पेंट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है कि मेरे यहाँ तो इसमें मनी प्लांट ही लगेगा। हाँ नहीं, कोई वो नहीं है, मिट्टी का ही तो है ये।
हम इसको पेन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं ऐसे तो। हाँ, लेकिन साइज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसमें क्या आ सकता है। छोटा है ना ये वाला, बड़े वाले में हाँ नहीं बट आ जाएंगे। आ जाएंगे तो ठीक है। हाँ। आप बना नहीं रहे आप। मैं आपको देख रही हूँ पहले। नहीं मैं तो अगर मैं बनाने लग जाऊंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कैसे बना रहे हो। नहीं, मैं तो सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि अभी एक ही कलर यूज किया है। इसमें आपने बेस कोट कौन सा किया है अंजलि? एक्रेलिक कलर है, ब्राउन कलर किया मैंने। ब्राउन, अच्छा। एक्चुअली मेरे पास एक ही कुल्हड़ था और सुबह आज मैंने किचन गार्डन की क्लास ली थी, तो उसमें टाइम बच गया था, तो मैंने कुल्हड़ पेंट कर दिया था, मतलब इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ा। देखिए ये ऐसे करके ये रहा। ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। ठीक है, ये आपको आ रहा है नजर? बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने पेंट किया है। लग रहा है कि मार्केट का है। बहुत ही मतलब फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ बहुत देखिए सफाई से किया आपने। आप देखिए ना जूम करके, आप देखिए हाँ। ये देखिए। नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो चाय पीते हैं इसके साथ हम बैठ के। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने भी ये इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, तो वो इस कुल्हड़ के साथ सेल्फी क्लिक करके हमारे जीवा पेज जो फेसबुक पर है उस पर अपनी फोटो जरूर पोस्ट करें, और हैशटैग जीवा कनेक्ट के साथ और हैशटैग जीवा चाय पे चर्चा के साथ बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम की बागडोर को नोएडा जोन की प्रेसिडेंट जीआई निधि खेमका जी को सौंपना चाहूंगी। थैंक यू बीनू जी। सबसे पहले तो अंजलि जी आपसे कहना चाहूंगी मैं कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सुन के मैं इतनी ज्यादा प्रोत्साहित और मोटिवेट हो गई हूँ। एंड डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगता है कि कई बार हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं मैं इसमें बिजी हूँ, उसमें बिजी हूँ, बट अपने ड्रीम्स को फॉलो करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना आपको पॉजिटिव रखता है, ये चीज मैंने आपसे सीखी। अब मैं चाहूंगी कि हमारी गवर्नर आभा जी 2 शब्द हमें कहें प्लीज। आभा जी। ये तो वाकई हाँ अंजलि, आपका और हमारी जो आज की मेंटर, हमारी आज की जो इंटरव्यू जो आप ले रही थी मोनिका चौहान, वाकई आप दोनों की चाय पे चर्चा बहुत खूबसूरत रही है। दोनों का एक दूसरे का जो साथ था वो बहुत बहुत अच्छे से निभाया। अंजलि तुम्हारी लाइफ तो इंस्पायरिंग है ही, और तुम्हें पता है मैं तुमसे हमेशा इंस्पायर रहती हूँ। तो अब तो और भी बहुत नए लोग जुड़ गए हमारे जीवा परिवार के तुम्हारे साथ, तो सबको ही सिखाना है, सबको आगे लेके चलना है। थैंक यू सो मच नोएडा टीम for today's Chai Par Charcha, and Monica, you were outstanding. Binu, you did a great job और बहुत सुंदरता से आपने ये सिखाया, अपना ये जो क्लास को कंडक्ट किया है, बहुत बहुत अच्छा लगा। Thank you once again and see you all next time. थैंक यू सो मच आभा जी। अब मैं चाहूंगी हमारे रवि जी हमें 2 शब्द कहें प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच। तो एक तो सबसे अच्छी चीज ये रही कि मैंने ऑफिस से ही ये जर्नी स्टार्ट की थी मैम की देखनी, और मैं घर आ गया और 1 सेकेंड भी शायद वीडियो चल रही थी या नहीं चल रही थी, बट कान शायद आपके इंटरव्यू से नहीं हट पाए। एंड थैंक यू सो वेरी मच मोनिका चौहान मैम एंड स्पेशली अंजलि मैम। शायद एक बात हम सबको तो पता ही, और मैं सबको बताना चाहूंगा कि जीवा लॉन्च करने के लिए भी जिस सबसे आर्टिस्टिक चीज का हम लोगों ने यूज किया था वो शायद अंजलि मैम की पेंटिंग ही थी। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम, हम सबके लिए इंस्पिरेशन बनने के लिए। एंड आई थिंक अभी पैन इंडिया जितनी भी लेडीज हैं वो शायद आपकी इस आर्ट को देख के काफी कुछ सीखेंगी, और आप हमेशा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनी रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच। रवि सर, आपके पीछे जो पेंटिंग है वो वही पेंटिंग है, आप हाँ दिखाना सॉरी, मैं ये चाहेंगे? दिखाना भूल गया हूँ आपको कि यही वो पेंटिंग है जो आई गेस अंजलि मैम ने हमारे उसके लिए लॉन्च के लिए बनाई थी।
और आई थिंक ये सबसे प्यारी चीज थी और सब फैन हो गए थे इनके। तो आई थिंक मैम ये अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग आपसे सीखेंगे भी और हमारे काम भी आने वाले। थैंक यू मैम। मीनल है? रवि सर नहीं, मैम। मीनल में नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू रवि जी। आपके वर्ड्स हमेशा ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है एंड हमेशा हमें अपना बेस्ट देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब मैं हमारे सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। इसी तरह आपसे जुड़ते रहेंगे और इसी की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर से 1 मिनट, मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, चाय पे चर्चा के लिए कुछ लिखा है। भरता नहीं है जी, भरता नहीं है जी जब तक ना पिए गर्मा गर्म टी। भरता नहीं है जी जब तक ना पिए गर्मा गर्म टी। सुहानी शाम है, चाय का इंतजाम है। मूड में आ जाती ताजगी जब ले लेते हैं इसकी चुस्की। खत्म कर देती है ये गले में खुशकी। अपने ख्यालात बांटने को करते हैं कुछ दिल की बात। आइए चाय पर चर्चा हो जाए जनाबे आली हम नोएडा टीम के साथ। Thank you so much, Richa. Beautiful. That was like the last tadka to the chai. So thank you very much. Beautifully organized. Thank you very much, everybody. And आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अभी नोएडा टीम की तरफ से जीवा नमस्कार।